हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में फिर से एक बार IIT JEE 2022 में आए हुए एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि सेक्शन बी से है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रिकली क्वेश्चन कह सकते हैं, इसे ट्रिकी क्वेश्चन है कि आपको अगर सारी ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस और उसमें कोरिलेशन अगर करना आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। नाउ लेट बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि यहाँ एक रिएक्शन सीक्वेंस दे रखा है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो आपको एक रिएक्शन का सीक्वेंस यहाँ पे दे रखा है और पहले उसे पढ़ना है कि यहाँ बेंजीन है। बेंजीन का 1,4 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप और मिथाइल ग्रुप वहां प्रेजेंट है। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन किसी एक पर्टिकुलर रिएजेंट से करानी है जो कि पी है और पी यहाँ पे अननोन है, पता करना है कि पी क्या आएगा। देन पी के साथ ट्रीट कराने पर एक नया कंपाउंड मिलेगा, क्यू मिलेगा। एंड क्यू को फिर से अगेन आर के साथ कराना है। आर क्या है वी डोंट नो अबाउट दैट। तो आर के साथ ट्रीट कराने पर आपको मिलेगा वहां पे एस। एंड एस की ट्रीटमेंट कराएंगे वाटर के साथ, मतलब हाइड्रोलाइसिस करेंगे और हाइड्रोलाइसिस करने पर आपको मिलेगा टी, एक टी कंपाउंड मिलेगा और टी पता नहीं क्या होगा। देन फिर से अगेन एस की ट्रीटमेंट कराएंगे यू के साथ और फाइनली आपको यहाँ पे बेंजोइक एसिड आपको कंपाउंड यहाँ मिलेगा। तो अब यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू क्या होगा ये पता करना है। उसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और 4 ऑप्शंस में अलग अलग पी क्यू आर एस टी और यू की वैल्यू दे रखी है। अब आपको पता करना है कि रिएक्शन सीक्वेंस को परफॉर्म करना है। परफॉर्म करने के बाद ये पता करना है कि इसमें से कौन सा जो सेट है पी क्यू आर एस टी के लिए वो कौन सा यहाँ पे परफेक्टली इस रिएक्शन को सेटिस्फाइड करता है, या केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है या फिर एक से ज्यादा ऑप्शन है जो इसे सेटिस्फाइड करेंगे। सो लेट शुड बी चेक। तो चीजों को ध्यान रखना है, बहुत डीपली सारी चीजों को फॉलो करना है और देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या होता है। सो लेट बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। हमें यहाँ पे एक बेंजीन का यहाँ पे एक डेरिवेटिव दे रखा है जहाँ पे 1/4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। तो ये हमने बेंजीन रिंग ले ली बच्चों और बेंजीन रिंग में यहाँ पे पैरा पोजीशन पे या 1/4 पोजीशन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट कराना है पी के साथ। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि पी के साथ ट्रीटमेंट कराना है, तो पी यहाँ पे क्या होगा पहले तो उसे देखेंगे। अब पी के लिए हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं वो चेक कर लेते हैं। तो पी के लिए एक ऑप्शन हमारे पास ये है और पी के लिए दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है। तो पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि हाइड्रोजन को पैलेडियम मेटल के साथ दे रखा है और इथेनॉलिक सॉल्यूशन में हम ट्रीटमेंट करेंगे। हमने हमेशा से ये रिएक्शन पढ़ी है कि हाइड्रोजन और पैलेडियम का जो मिक्सचर है वो एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, यानी कि हाइड्रोजन सप्लाई करने का काम करता है। तो हमें पता है कि यहाँ पे H2PD क्या है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। दैट मींस अगर हम अपने कंपाउंड की रिएक्शन अगर H2 और PD के साथ कराने जाएंगे तो वो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। और हमें रिडक्शन कराना भी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है और नाइट्रो ग्रुप को इजीली हम रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन है उसको हम वहां से हटा सकते हैं और हाइड्रोजन वहां पे दे सकते हैं, मतलब इसको रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड थिंग है कि दूसरे वाले पी को भी ले सकते हैं, टिन को HCl के साथ। आपको पता है कि SN और HCl का जो मिक्सचर जो होता है वो भी काफी अच्छा खासा जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। मींस जब टिन जब HCl के साथ ट्रीट करता है तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है और SnCl2 कंपाउंड बना लेता है। मींस टू से दैट दोनों के दोनों ही जो है अच्छे खासे रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब आप यहाँ पे दोनों कंपाउंड को यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो पहला यहाँ पे चीज जो निकल के आई वो निकल के आई कि पी की 2 वैल्यूज दे रखी हैं, आप दोनों वैल्यूज को यहाँ पे यूज कर सकते हो और अल्टीमेटली हम उसे यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे इस कंपाउंड को। तो हमने सबसे पहले यहाँ लिया पी की जो वैल्यू हो सकती है वो पैलेडियम और हाइड्रोजन ले सकते हैं इन द इथेनॉलिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे पी की ये वैल्यू भी आ सकती है कि आप यहाँ पे SN और HCl का मिक्सचर भी यहाँ पे ले सकते हो। इससे क्या होगा कि नाइट्रो ग्रुप में यहाँ पे जितनी भी ऑक्सीजन है वो सारी रिड्यूस होके हाइड्रोजन से रिड्यूस होके एज अ वाटर यहाँ से लिबरेट होकर के कंपाउंड में बाहर निकलेगी और जो नाइट्रो ग्रुप है वो यहाँ पे अमाइन ग्रुप में यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ एक ऐसा कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि इतना करने पर आपने कौन कौन सी चीजें पता कर ली। सबसे पहले तो आपने पता कर लिया कि पी की वैल्यू ये वाली और पी की वैल्यू ये दोनों ही करेक्ट है। तो मतलब ये स्टेटमेंट पी की वैल्यू ये करेक्ट है और पी की ये वैल्यू यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि पी की दोनों वैल्यूज यहाँ पे हो सकती हैं, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि जब आपने इस पर्टिकुलर कंपाउंड की रिएक्शन जब पी से कराई थी तो आपको एक कंपाउंड मिला था क्यू। तो आपने यहाँ पी के साथ रिएक्शन कराने पर जो कंपाउंड यहाँ मिला हुआ है तो बेसिकली ये जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, क्यू होगा। तो मतलब यहाँ पे आपने क्यू की वैल्यू पता कर ली। सो दिस इज योर क्यू, ओके। तो क्यू तक तो हम पहुंच गए।
अब Q की रिएक्शन किससे करानी है? R से करानी है। तो अब यहाँ पे R से कराने के लिए चलते हैं, P की रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे जो Q कंपाउंड जो मिला है इसकी रिएक्शन यहाँ पे R से कराने वाले हैं। अब पहले यहाँ पे ये देखिए कि आपके पास यहाँ पे से कौन कौन से ऑप्शन है जिन्हें हम R के रूप में यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे R की एक वैल्यू दे रखी है NaNO2HCl, R की वैल्यू HNO2 दे रखी है और R की वैल्यू यहाँ पे H2 और PD यहाँ पे दे रखी है। उससे पहले एक चीज आप यहाँ पे ये नोटिस कीजिए कि यहाँ पे Q की वैल्यू ये दे रखी है और जबकि Q हमारा ये निकल गया है, तो यहाँ 1/4 पोजीशन में मिथाइल और अमीनो ग्रुप है और यहाँ पे Q की वैल्यू 1/4 पोजीशन पे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ कार्बोक्सिलिक है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट दे रखा है क्योंकि ये वैल्यू जो दे रखी है ये बिल्कुल गलत है। तो मतलब यहाँ पे Q इक्वल टू ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब जैसे कि आपको पता है हम R के लिए जा रहे हैं, तो R के लिए फोकस करते हैं। R की वैल्यू NaNO2 और HCl दे रखा है। आप सभी जानते हैं कि सोडियम नाइट्राइट जो होता है NaNO2 जो होता है NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्राइट और HCl का जो मिक्सचर जो होता है वो क्या बनाता है? एक एसिड बनाता है। इस एसिड का नाम क्या होता है? नाइट्रस एसिड। और एक यहाँ पे सॉल्ट बनाता है, वो सॉल्ट का नाम क्या होगा? NaCl होगा। मीन्स टू से दैट कि इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो नाइट्रस एसिड ही होता है। तो NaNO2HCl या नाइट्रस एसिड लेना, तो दोनों एक ही चीजें हो गई। तो आप यहाँ पे R की वैल्यू ये और R की वैल्यू ये दोनों ले सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि नाइट्रस एसिड जो है अमाइन के साथ कैसे ट्रीट करता है। अगर एलिफेटिक अमाइंस होता है तो वो NaNO2 और HCl के मिक्सचर के साथ ट्रीट करके वो क्या बनाता है? वो बनाता है लाइक दोनों के साथ जैसे ट्रीट करेगा तो उसे अल्कोहल में वो कन्वर्ट कर देता है, मतलब अल्कोहल बनाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनाता है। लेकिन वहीं अगर एरोमेटिक अमाइन होती है तो एरोमेटिक अमाइन NaNO2 और HCl के मिक्सचर के साथ ट्रीट करके डाइएजोनियम सॉल्ट वहां पे फॉर्म करता है, तो वहां पे डाइएजोनियम सॉल्ट बन के आता है। अब ये देखिए कि आपका जो अमीनो ग्रुप है वो एलिफेटिक रिंग के साथ अटैच है क्या बेंजीन के साथ अटैच है? तो बेंजीन के साथ अटैच है। इट मींस ये कैसा हो गया? एरोमेटिक अमाइन हो गया। तो एरोमेटिक अमाइन हो गया तो मतलब इन दोनों का मींस वही है, तो मतलब R ये भी हो गया, R ये भी हो गया। तो दोनों के साथ जब यहाँ ट्रीट करेंगे, दोनों में से किसी के साथ करेंगे, तो R आप यहाँ पे लिख सकते हैं R इक्वल्स टू NaNO2 और HCl, ठीक है। और यही जो R होता है इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है? नाइट्रस एसिड होता है यानी कि HNO2 होता है। तो यहाँ पे जो एरोमेटिक अमाइन जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये एरोमेटिक अमाइन यहाँ पे डाइएजोनियम सॉल्ट में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे आपकी ये बेंजीन रिंग आ जाएगी बच्चों, ठीक है। ये यहाँ पे बेंजीन रिंग और ये यहाँ पे क्या हो गया? मिथाइल हो गया। तो R की वैल्यू सिलेक्ट होके आ गई, R वैल्यू क्लियर हो गया। अब आपको पता है कि R से ट्रीट करने के बाद यहाँ पे क्या बनता था? S बनता था। तो आप ये देखो कि S वैल्यू कहाँ पे है। तो S वैल्यू बेटा एक तो ये है जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक S वैल्यू ये है और S वैल्यू कहाँ है? एक S वैल्यू ये रही बेटा। और कहाँ पे S वैल्यू? और कहीं कोई S वैल्यू नहीं है। अब ये देखो कि S वैल्यू में यहाँ पे जो कंपाउंड दे रखा है क्या वही हमारा कंपाउंड है? अगर है तो करेक्ट है और अगर नहीं है तो रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो दे रखा है 1/4 पोजीशन पे यहाँ पे एक डायजोनियम ग्रुप है और यहाँ पे 4th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। सेम कंपाउंड यहाँ पे भी है। तो यानी कि ये जो S इक्वल टू जो भी व्हाटएवर यहाँ वैल्यू दे रखी है ये करेक्ट है और S वैल्यू यहाँ पे जो दे रखी है ये भी करेक्ट है। तो मतलब अब यहाँ तक पहुंच गए, ये जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है? S वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्या करना है? S बनने के बाद इसका क्या करना है? हाइड्रोलाइसिस करना है। तो हाइड्रोलाइसिस करना तो बहुत ही आसान होता है। जब भी हम यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे जो ये जो N ट्रिपल बॉन्ड N यानी कि नाइट्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होती है और जो ये जो Cl नेगेटिव वो H प्लस आयन के साथ ट्रीट करके यहाँ पे HCl बनाता है और OH बचा हुआ ग्रुप वहां पे आ जाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया और यहाँ पे क्या हो गया? मिथाइल हो गया। तो भाई यहाँ पे H2 के साथ ट्रीट करने पर क्या बनता था? T बनता था। तो ये कंपाउंड जो बन के आया वो क्या बन के आया? वो T बन के आया। तो आपने यहाँ पे ये T बना लिया। अब T की वैल्यू देखो, T की वैल्यू इन ऑप्शंस में कहाँ पे है? तो T की वैल्यू यहाँ पे है और यहाँ पे है, दो जगह यहाँ पे T की वैल्यू है। तो T की वैल्यू यहाँ पे ये भी करेक्ट है और T की वैल्यू यहाँ पे ये भी करेक्ट है। तो T की दोनों ही वैल्यू करेक्ट है, T का ये भी वैल्यू करेक्ट है और ये भी वैल्यू करेक्ट है। उसके बाद हमें क्या करना है? एक यहाँ पे एक ट्रीटमेंट और कराना था कि S की रिएक्शन किससे करानी थी? U से करानी थी, है ना। तो हमने यहाँ पे जो S कंपाउंड है ना इसकी ट्रीटमेंट करानी है, U से करानी है। अब जरा देखो कि U की कितनी वैल्यूज है आपके पास। U की वैल्यू देखोगे तो एक तो यहाँ पे H3PO2 है ना, और यहाँ पे KMnO4 एंड KOH और हीट है। तो इसके बारे में तो जानते हैं लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा कम जानते हैं। ये क्या होता है? KMnO4 KOH क्या होता है? ये है
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन भी कहते हैं। ये काफी ज्यादा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर किसी कंपाउंड को आपको इजीली ऑक्सीडाइज करना है तो क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं और उसमें थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं और शेक करते हैं, तो जो सॉल्यूशन यानी कि रीजेंट बनके जो तैयार होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो किसी भी ग्रुप को बहुत इजीली जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे H3PO3 है और इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे जो U की जो वैल्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इथेनॉल लेना है और सेकंड वही KMnO4 KOH और यहाँ पे हीट हो गया। तो अब इनके बारे में तो कंफर्म है, दे आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। बट अब इन दोनों में से यहाँ पे U की वैल्यू कौन सी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे U लेके आना है। अब U की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल ये या फिर ये लेंगे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कीजिए। और आपको शायद अगर पता हो कि यहाँ पे जब बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड लाइक जब भी H3PO3 के साथ ट्रीट करता है, मतलब U की वैल्यू अगर आप यहाँ पे लेते हैं H3PO2 है ना, ये क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है। तो इसका काम क्या होता है कि ये बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड को बेंजीन में रिड्यूस करता है और वहां पे जो बाकी जो H3PO2 है उसको वहां पे ऑक्सीडाइज करता है और एक कंपाउंड बनाता है, यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड बनाता है, यानी कि H3PO3 बनाता है। और एक साइड कंपाउंड कौन सा निकलता है, नाइट्रोजन, और एक साइड कंपाउंड कौन सा निकलता है, HCl। और अल्टीमेटली यहाँ पे जो पूरा डाइएथेनियम ग्रुप जो यहाँ पे दिख रहा है, इसको यहाँ से पूरा का पूरा हटा देता है। तो अगर ये पूरा ग्रुप यहाँ से हट जाएगा तो बेंजीन के साथ सिर्फ यहाँ पे क्या रह जाएगा, CH3 रह जाएगा। और बेंजीन के साथ CH3 रहने का मतलब है कि वो कौन सा कंपाउंड बनेगा, वो बनेगा टोलुइन, क्योंकि बेंजीन से जब CH3 अटैच होता है तो क्या बनाता है, टोलुइन। अब ये देखना है क्या हम U की वैल्यू ये भी ले सकते हैं, क्या इथेनॉल ले सकते हैं, तो हाँ बेटा यहाँ पे इथेनॉल भी ले सकते हैं। इसके लिए आप बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी पढ़ो कि अगर हम यहाँ पे U की जगह अगर इथेनॉल यहाँ पे यूज करते, CH3CH2OH यूज करते, तो ये बिल्कुल H3PO2 की तरह ही ट्रीट करता है। ये भी यहाँ पे साइड कंपाउंड तो निकालता है, वो H3PO3 नहीं निकालता, ये यहाँ पे साइड कंपाउंड निकालता है CH3CHO यानी कि एसिटाल्डिहाइड, और बाकी जो साइड कंपाउंड होंगे वो सेम होंगे N2, और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, HCl बनेगा। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में आपने देखा कि आप यहाँ पे U की वैल्यू के लिए H3PO2 भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं और CH3CH2OH, दोनों में से आप कोई भी कंपाउंड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली दोनों ही केस में U की वैल्यू लेने पर यहाँ पे आपको टोलुइन मिलेगा। अब रह गया है सिंपली आपको जो U वैल्यू जहां बन के आई है, इसका हमें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। और ऑक्सीडेशन के लिए आप यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे लेने वाले हैं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और एल्केलाइन मीडियम में यानी कि यहाँ पे OH नेगेटिव ले लिया जो हमें QH से मिला, और साथ ही साथ आप यहाँ पे इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे जो टोलुइन यानी मिथाइल ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसमें जितनी भी हाइड्रोजन है वो एज अ वाटर बाहर निकल जाएगी, और मिथाइल ग्रुप जो है वो अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो है यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है। और फाइनली जैसा कि आपको रिएक्शन सीक्वेंस में भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे S जब U से ट्रीट करता है तो आपका यहाँ पे बेंजोइक एसिड बन करके आ जाता है। तो हमने सारे स्टेप जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो सारे परफॉर्म किए। अब आप ये देखो कि जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में P किस किस की वैल्यू दे रखी है जो कि हमारे रिएक्शन सीक्वेंस में सेटिस्फाइड कर दिए, ताकि हम ऑप्शन करेक्ट कर ले कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो ऑप्शन ए में P सेटिस्फाइड कर रहा है, R सेटिस्फाइड कर रहा है, U सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा। B देखिए, B में P वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है, R सेटिस्फाइड कर रहा है, S सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए B ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, C की बात करते हैं, S वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है, T वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है, U वैल्यू भी सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब C ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट होगा। डी की देखेंगे, Q डज नॉट सेटिस्फाइड, R डज नॉट सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, लेकिन ये सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि डी में 3 दे रखी थी, 3 यहाँ पे रीजेंट दे रखे थे, जिसमें से 2 सेटिस्फाइड नहीं कर रहे लेकिन 1 सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो नहीं ले सकते। इट मींस दैट हम केवल एक ऐसा ऑप्शन ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जिसमें लिखा होगा A and B and C are the correct option for the given reaction or sequence. So I hope you people understand कि how we solve this reaction mechanism of the problem. तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी लेकिन ट्रिकी थी, चीजों को समझ में आना चाहिए। ऑर्गेनिक जो प्रॉब्लम होती है दे आर वेरी इजी, बस थोड़ा सा हमारी नॉलेजफुल होना चाहिए, चीजें पता होना चाहिए कि रिएजेंट कैसे काम करता है, वहां पे क्या होगा, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तो बहुत इजी होता है इसको सॉल्व करना। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको डेफिनेटली 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपने कोई भी एक ऐसा ऑप्शन चूज कर लिया जिसमें से A, B या C में से कोई भी अगर कमी है, अगर वो नहीं है तो आपके मार्क्स लॉस होंगे।
और अगर आपने डी ऑप्शन चूज कर लिया तो आपके -2 मार्क्स आपको मिलेंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो आपको बहुत जो है ध्यान से सिंसियरली यहाँ पे इसको वर्क करना है। तो आप इसको नोट डाउन करें और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के उनकी प्रैक्टिस करें। अगर के क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियोस डेली देखते रहने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।